हेलो हेलो हेलो। नजर है बिल्कुल सामने रखें कि सेशन आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम देखिए 20 क्वेश्चंस की यहाँ जो सीरीज चल रही है उसी की हम बात करते हैं। वीडियो नंबर 3 इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, ठीक ना। देखिए ध्यान रखिए कि हम पहले भी आपसे कहते हैं अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है, अच्छे से आपको मार्क्स उसमें लाने हैं, 20 में 20 नंबर लाने हैं, तो आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिक से अधिक सॉल्व करना होगा। ठीक है, ठीक है सर जी, हम काम कर रहे हैं, आप क्या करिए, काम अपना कीजिए। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है। ठीक ना, न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है आपको देखना है, बल और वेग, बल और संवेग, बल और विस्थापन, बल और जड़त्व। ठीक ना, तो दूसरा नियम है ना, वो पहली बात तो F इज इक्वल टू ma का डेरिवेशन होता है। F इज इक्वल टू ma का डेरिवेशन होता है। तो पहली बात सुन, बल तो हो गया, ठीक ना, दूसरे नियम में बल तो आ गया, ठीक ना। अब बल के साथ क्या आएगा, संवेग आता है कि विस्थापन आता है, जड़ता है, ठीक ना। तो बल के संवेग, जब बल की डिफिनेशन दी जाती है ना, तो वहीं पे हम संवेग संरक्षण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, संवेग संरक्षण की बात करते हैं, मतलब बल और संवेग संरक्षण। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होता है, बी सही होता है, ठीक ना। जब हम F इज इक्वल टू ma की बात करते हैं ना, तो वही हम लोग संवेग संरक्षण की भी बात करते हैं। इसलिए दूसरे नियम में बल और वेग की बात है। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्या है द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक हमारे पास देखो, ग्राम है, किलोग्राम और टन। ठीक ना, तीन चीजें हैं, तीन चीजें यहाँ पे हैं। इसके बाद यहाँ पे जो न्यूटन है, 3 न्यूटन तो बल का मात्रक है, ठीक ना। तो द्रव्यमान देखिए जो इसकी है ना, एक मूल राशि है, ठीक ना, और द्रव्यमान का मात्रक हम लोग किलोग्राम मानते हैं, ठीक ना। ये मूल राशियों में आता है, इसलिए हम इसका क्या मानते हैं, किलोग्राम मानते हैं। पास पूछ जाता है कि द्रव्यमान कैसी रहती है, तो मूल राशि कैसी है, मूल राशि है। साथ हमारे पास क्या है, मूल राशियां हैं, ठीक है। अच्छा आगे चला जाए, हाँ इसके आगे अगर हम देखें तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। V इज इक्वल टू हमारे पास सिंपल सा क्या होता है, IR होता है। और यहाँ V क्या होता है, वैद्युत विभव होता है, I क्या होता है, विद्युत धारा होती है, R क्या होता है, प्रतिरोध होता है, ठीक ना। V मतलब विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, और धारा का मात्रक एम्पियर होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक ना। ओम को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कभी कभी ऐसे बनाते हैं कि किसका प्रतीक है, तो ओम का प्रतीक है, ठीक ना। उसके मात्रक का प्रतीक है किसके, प्रतिरोध का, ठीक ना। अच्छा यहाँ पे इसके बाद हम बात अगर कुछ और यहाँ पे करें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए W इज इक्वल टू mg है। W हमारे पास क्या होता है, भार होता है। ये बल है जो पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है, ठीक ना। F इज इक्वल टू ma अभी बात किए थे। P इज इक्वल टू IB, ठीक ना, उसकी वैद्युत शक्ति, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन हमारे पास है कि क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कब वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक ना। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कब वास्तविक और उल्टा होता है, आपको बताना है, ठीक ना। देखो अगर हम बात करें कि वास्तविक कब होगा का उल्टा कब होगा, ठीक है। अगर हमारे पास एक लेंस, हम उत्तल लेंस है, ठीक ना, यहाँ हमारे पास क्या है, उत्तल लेंस है, ठीक। अब यहाँ पर देखो तो इसके जस्ट बाद यहाँ पे क्या, यहाँ देखो इसका C होता है, वक्रता केंद्र होता है, ठीक ना। यहाँ पे F होता है, यहाँ हमारे पास का क्या हो जाएगा, देखो यह सिंपल समझ यहाँ बातें करें कि फोकस है, ठीक ना। अगर हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं जब उत्तल, इसमें उत्तल लेंस में, तो हमारे पास वास्तविक नहीं आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी, ध्यान रखिएगा। तो उत्तल लेंस के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है जब हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। आपको समझ में आ रहा है बात, हाँ ठीक है। लेकिन ये आभासी की बात किया नहीं, वास्तविक की बात किया, ठीक ना। इसका मतलब है इस फोकस पर या फोकस के बाहर रखेंगे हम, फोकस या फोकस के बाहर रखेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, किसके द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा, ठीक है। तो अब ऑप्शन देख लो, अब सिंपल से यार, जब वस्तु फोकस के अंदर हो, अगर फोकस के अंदर हो गई तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए ए ऑप्शन तो गलत होता है, ठीक ना। जब वस्तु लेंस से दूर हो, ठीक है। अच्छा अगला ऑप्शन अब देख लो, जब वस्तु लेंस से दूर हो, तो लेंस से दूर, देखो लेंस से दूर का मतलब क्या हो रहा है, लेंस से दूर
और अगर जब वस्तु लेंस के बिल्कुल सामने हो, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो कोई की बातें चलो, अब यहाँ पे दो बातें, जब जब वस्तु लेंस से दूर हो और जब वस्तु बिल्कुल सामने हो, ठीक ना। बिल्कुल सामने का मतलब क्या है कि लेंस के नजदीक है। बिल्कुल सामने का मतलब क्या, जस्ट सामने है, मतलब बिल्कुल सामने खड़ी हुई, ठीक ना। और लेंस से दूर होने का मतलब क्या है कि लगभग वो फोकस की दूर की बात कर रहा है, ठीक ना। और जब फोकस की दूर की बात कर रहा है तभी उसका प्रतिबिंब में क्या बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ठीक ना। बिल्कुल सामने मतलब जस्ट उसके सामने की उसने बात की है, ठीक ना। मतलब फोकस के अंदर की बात कर रहा है वो, ठीक ना। जब फोकस के अंदर की बात कर रहा है इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं होगा, दूर मतलब ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होता है, करेक्ट होता है। चलो भाई आगे देखा जाए, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तभी इसकी बात हम लोग की थे, क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर डी ऑप्शन सही होता है। वाट किसका होता है, विद्युत शक्ति का होता है। ओम किसका होता है, विवादीय प्रतिरोध का होता है। वोल्ट किसका होता है, विद्युत विभव का होता है। ये सब बात हमने कर ली है, ठीक है। चलो भाई, कौन सा रंग सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है, ठीक ना, अपवर्तित होता है, अपवर्तित, ठीक ना। किसका सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है, ठीक ना। सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा कलर है जो घूमता है, ठीक ना। तो सबसे जो ज्यादा घूमता है वो होता है कौन सा, बैगनी रंग का होता है। किसका, बैगनी रंग का सबसे ज्यादा क्या होता है, उसका रिफ्रैक्शन होता है, वह सबसे ज्यादा घूमता है। और लाल रंग सबसे कम घूमता है, ठीक ना। तो सबसे कम अपवर्तित कौन होता है, लाल। और सबसे अधिक कौन होता है, तो बैगनी। इसलिए सबसे अधिक की बात क्या है इसमें, डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक। अच्छा, अब बात है दर्पण में बनने वाला आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, ठीक ना। तो कैसा होगा, अब यहाँ दर्पण की बात किया, दर्पण की बात मतलब अवतल अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की बात की है, ठीक ना। और ध्यान रखिएगा हम पहले बात कर चुके हैं, जब आभासी की बात आती है तो हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनेगा। और अवतल उत्तल के द्वारा क्या बनता है, बड़ा बनता है। इसलिए ऑप्शन इसका बी क्या होता है, करेक्ट होता है, सीधा और बड़ा बनेगा, ठीक ना। अच्छा एक बात ध्यान दें कि अगर समतल दर्पण यहाँ श्योर किया होता है कि समतल दर्पण है तो समतल दर्पण में सीधा और बराबर बनता है, ठीक ना, सीधा और बराबर बनता है, ठीक है। अच्छा तो चलो भाई आगे क्वेश्चंस की बात किया जाए। क्वेश्चन नंबर किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है, ठीक ना। किसी वस्तु का संवेग किन बातों पर निर्भर करता है, तो पहले देखिए इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला इसके लिए हमें पता होना चाहिए। क्या होता है संवेग का फॉर्मूला भाई, होता है P इज इक्वल टू MP। क्या होता है, V इज इक्वल टू MP, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जो उसके फॉर्मूले में हो तो निर्भर ही करेंगे भाई। कोई फॉर्मूला में कब आएगा, जब वो निर्भर करेगा, ठीक ना। जब वो निर्भर करे तभी तो आएगा, ठीक। तो उसके द्रव्यमान और उसके वेग, M का मतलब द्रव्यमान होता है, V का मतलब क्या होता है, वेग। तो उसके द्रव्यमान और उसकी चाल मतलब वेग पर, ठीक ना। तो अच्छा सिंपल से यहाँ पर देखो दोनों ऑप्शन दिया है यहाँ पर, तो सी ऑप्शन सही होगा इसका। दोनों ए और बी उसके द्रव्यमान पर भी उसके चाल पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। कौन, संवेग P इज इक्वल टू MP, ठीक है। अच्छा आगे चलें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला है, पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण, ठीक है, का मान क्या होता है आपके पास भाई। मतलब स्मॉल जी की इसने बात की है, किसकी, स्मॉल जी की। आप पहले भी इसकी वैल्यू बताएं कितनी, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है। एक कैपिटल जी की वैल्यू है गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू है, और ये सी की वैल्यू, सी मतलब प्रकाश का वेग है, और ये हमारे पास क्यू कूलाम का मतलब कूलाम आवेश का मान है, ठीक ना, आवेश का मान है, ठीक है। कोई दिक्कत नो सर, आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल। अब यहां पर देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्या दे रहा है वो देखो अब, ठीक है। किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ठीक ना। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। मतलब यहाँ क्वेश्चन बनते हैं यहां से। तो किन बातों पर निर्भर करता है प्रतिरोध, आज हम थोड़ा समझ ही लेते हैं, ठीक ना। तो पहली बात, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध प्रतिप्लस रोध, जो प्रत्येक जगह रोके उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक ना। मतलब जो बाधाएं होती हैं वही तो क्या है, प्रतिरोध। प्रतिप्लस रोध, प्रत्येक जगह जो रोके उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो मतलब ये रुकावटें हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, मतलब धारा को प्रवाहित करने के लिए जो रुकावटें, जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं उस वायर में,
उस तार में, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, धारा विलयन में भी प्रवाहित होती है तो विलयन में भी प्रतिरोध होता है। ठीक है, अभी हम तार की बात कर रहे हैं। ठीक ना। अच्छा, तो अब देखो क्या कह रहा है कि धारा को चलने में जो बाधाएं आती हैं उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक ना। तो भाई जितनी दूरी हम चलेंगे, जितनी दूरी हम चलेंगे उतनी ज्यादा बाधाएं तो आएंगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं आप ना, जितनी दूरी आप चलोगे उतनी ज्यादा बाधाएं आएंगी। इसका मतलब अगर हम तार की लंबाई को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो बाधा क्या होगी, अधिक होगी। मतलब जितना अधिक लंबा तार होगा उतनी ज्यादा क्या होंगी, बाधाएं होंगी। उतना दूरी हमको चलना पड़ेगा, उस धारा को चलना पड़ेगा, उतनी ज्यादा बाधाएं उत्पन्न होंगे। ठीक ना। तो लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक ना। पहली बात तो है जो प्रतिरोध होता है तार की लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब पूछा था आपसे, अगर हम किसी तार की लंबाई बढ़ाते जाए उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो बढ़ेगा। एक मोटा तार है, उसे खींच के पतला तार बनाया गया। अब बताइए पहले की अपेक्षा उसका प्रतिरोध बढ़ा घटा, तो क्या हो गया, बढ़ गया। उसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है भाई। तो लंबाई चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा ही। कैसे करता है, समानुपाती। लंबाई बढ़ाते जाओगे, चालक का क्षेत्रफल, ठीक ना, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। कैसे, देखो अब मेरी बात समझो। जैसे एक पतला तार है और एक क्या हमारे पास है, मोटा तार है। एक क्या हमारे पास है, मोटा तार है। ठीक ना। अगर आप क्षेत्रफल बढ़ाते जाते हो ना तो प्रतिरोध क्या होता है, कम होता चला जाता है। कैसे, अब समझो आप। ठीक ना। जैसे एक सोचो आप, जैसे पहले एक सड़क की बात करो, पहले एक लाइन वाली सड़क आती थी, मतलब एक ही लाइन, उसी पे आओ उसी जाओ। ठीक ना। गांव में तो बहुत सारी मिलती हैं, एक लाइन। ठीक ना। फिर डबल लाइन की सड़क आ गई, फिर ट्रिपल लाइन सड़क, फिर 4 लाइन। ठीक ना। इसका मतलब क्या है कि जब एक लाइन था तो चलने में हमें दिक्कत हो रही थी, फिर डबल लाइन बनाया गया, तो फिर उससे और अच्छा ट्रिपल लाइन, 4th लाइन जब भी है, मतलब हम एरिया को बढ़ाए दे, चौड़ी कर रहे हैं, सड़क को चौड़ी कर रहे हैं। और जब सड़क को चौड़ी कर रहे हैं तो हमें चलने में आसानी हो रही है, और जब चलने में आसानी हो जाएगी तो रुकावटें कम हो जाएंगी, और जब रुकावटें कम हो जाएंगी तो प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। ठीक ना। तो क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। मतलब यह क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो ये भी सही है। चालक की सामग्री, ठीक ना, मतलब बी वाला भी ऑप्शन सही है। ठीक ना। चालक की सामग्री मतलब चालक कैसा है उस पर भी निर्भर करता है। ठीक ना। चालक के गुण पर भी निर्भर करता है प्रतिरोध। ठीक ना। अगर अच्छा चालक है तो प्रतिरोध कम होगा, बेकार चालक है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो वो डिपेंड करता है कि वो चालक कैसा है, इसलिए उपर्युक्त इसमें क्या होगा, सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए तो आगे हम बात करते हैं। रसायन विज्ञान हमारे पास है 10 क्वेश्चंस के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है, आपको बताना है कौन सा इसमें धातु है। तो आपको पता होना चाहिए, ये तो पता होना है। कार्बन एक अधातु है, और हीलियम जो हमारे पास है, क्या है, हीलियम कैसी गैस है, अक्रिय गैस है, जो किसी अभिक्रिया नहीं करती है। हीलियम एक अक्रिय गैस है। ठीक ना। मतलब यहाँ पर यह अधातु, ये भी अधातु में आ गया। सल्फर भी एक अधातु है। सोडियम एक हमारे पास क्या है, धातु है। सोडियम एक हमारे पास क्या है, धातु है। ठीक है जी। चलो भाई आगे चला जाए। बिल्कुल। अब आते हैं आगे क्वेश्चन। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। ठीक ना। तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, भाई फॉर्मूला भी आपको सामने दिया है। क्या दिया है, H2O। ठीक ना। तो हाइड्रोजन इसमें है 2, ऑक्सीजन इसमें कितने हैं, ऑक्सीजन इसमें है 1, तो 2 अनुपात 1 ही। बात समझ गए भाई, अनुपात निकालना है यार, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो ऑप्शन में इसमें क्या होता है, सी सही हो जाता है, 2 हाइड्रोजन और 1। यहाँ तो फार्मूला दे दिया है, फार्मूला का आपको नहीं पता रहेगा, दिक्कत होगी। यहाँ फार्मूला दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिख रहा है साफ साफ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, अच्छा आगे चले, अगला क्वेश्चन। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है। तो पहले भी हम बात की अगले वीडियोस में, प्रोटॉनों की संख्या किसकी बात करता है, प्रोटॉनों की संख्या की बात करता है। मतलब परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या होता है। ठीक है, आगे बात की ऐसा है, पीतल किसका मिश्र धातु होता है।
तो ये हमारे पास क्या है, तांबा और जस्ता, ठीक ना। एक इसका मिश्रण होता है तांबा और जस्ता को मिला करके मिश्र धातु पीतल बनाई जाती है, ठीक ना। अच्छा भैया आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अम्ल है, क्षार है, लवण है, गैस है। तो यहाँ पर OH आ चुका है और हम बताए थे अगर OH जब आता है तो क्या बनता है, वो हमारे पास क्षार बनता है। क्या बनता है भाई, वो हमारे पास क्षार बनता है। अगर OH माइनस आएगा तो OH माइनस को मतलब जहाँ दिख जाए आपका वो मतलब क्या है, क्षार है। और जहाँ पे आपको H प्लस दिख जाए वो क्या है, अम्ल है। और जहाँ ये दोनों ना दिखे वो क्या होता है, लवण होता है, ठीक है। तो अम्ल और क्षार से क्या बनता है, लवण बनता है। तो पूछा था कि लवण कैसे बनता है, तो अम्ल और क्षार से ही मिलाकर हम क्या करते हैं, लवण बनाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। चलिए भाई क्वेश्चन अगला हमारे पास है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन होता है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य जो घटक होता है वो होता है मेथेन गैस, ठीक ना। मेथेन गैस ही क्या होती है, प्राकृतिक गैस की मुख्य घटक मानी जाती है, ठीक है। नेचुरल गैस, ठीक है, आपसे पूछा नेचुरल गैस तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, क्या, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, अम्ल की वर्षा, अम्ल की वर्षा, ठीक है ना, अम्लीय वर्षा, ठीक है। एक क्या है वो समझते हैं। अम्ल की वर्षा, देखो जैसे कहा जाता है कि जब शुरुआत में जब पहली पहली बारिश होती है ना तो हमें नहीं नहाना चाहिए। सुने हो कभी ना, पहली पहली बारिश में आपको नहीं नहाना, आपके शरीर पर क्या फोड़े निकलते हैं बाद में, तो उसे अम्ल की वर्षा मानते हैं हम लोग पहली बारिश को, ठीक है। मतलब उसमें अम्लीय क्वालिटी होती है जो आपकी स्किन से रिएक्शंस कर लेती है, ठीक ना। तो अम्लीय वर्षा जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है, ठीक ना। मतलब उसमें सल्फर डाइऑक्साइड मिला होता है, ठीक ना, सल्फर डाइऑक्साइड उसमें मिला होता है, इसे अम्ल की वर्षा कहते हैं, ठीक है जी। तो पहली बारिश में हमें नहीं नहाना चाहिए कि उसमें सल्फर की मात्रा होती है जिससे हमारी स्किन पे फफूले उत्पन्न होते हैं, फोड़े पड़ जाते हैं, ठीक ना। मतलब तुरंत नहीं पड़ते, कुछ समय बाद दाने निकलते हैं, ठीक ना, कुछ समय बाद दाने निकलते हैं। इसलिए आपको पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। और पहली बारिश को ही हम क्या कहते हैं, एसिड रेन का क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसमें कौन सा पदार्थ होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चंस आपके सामने है, क्या दे रहा है, किस निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जो एक बार परिवर्तित हो गया दोबारा वापस नहीं आए। सिंपल सी बात है, मोटी मोटी ये जानते हैं, बस मोटी मोटी ये जानते हैं, पतली की बात बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, जो रासायनिक परिवर्तन ये है कि जो वापस नहीं आए, रासायनिक परिवर्तन जो वापस आ जाए वो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक ना। तो भौतिक परिवर्तन वापस आ सकते पर रासायनिक परिवर्तन वापस नहीं आते हैं, ठीक ना। बर्फ का पानी में बदलना, तो बर्फ को पानी में तो बदल सकते हैं, इसलिए भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है ये हमारे पास भौतिक परिवर्तन है, ठीक ना। अच्छा दूध का दही बनना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। कागज का फाड़ना, ठीक ना, कागज का फाड़ना, ठीक ना, ये हमारे पास किस में आ जाएगा, भौतिक में, ठीक है। और पानी का वाष्प में बदलना, ये भी हमारे पास क्या होगा, भौतिक परिवर्तन, ठीक ना। तो सिंपल सी बात, इसका बी ऑप्शन क्या होता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक। चलो भाई अब है जंग का रासायनिक नाम क्या है। जंग रस्ट का रासायनिक नाम क्या है, जंग जो लोहे पर लगती है उसका रासायनिक नाम क्या है, क्या है। आयरन ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, आयरन ऑक्साइड, क्या है, आयरन ऑक्साइड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। Fe3O4.XH2 ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, किसको, जंग को, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, NaCl होगा, इसी को साधारण नमक कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट COCO3, ठीक ना। खड़िया चाक, संगमरमर, चूना पत्थर, सब इसी का नाम है भैया। सल्फर डाइऑक्साइड या SO2, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। संगमरमर, खड़िया चाक, चूना पत्थर, सब इसी को कहते हैं, किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है। आगे हमारे पास यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर लास्ट है 20। pH स्केल पर 7 से कम मान
किसको दर्शाता है, ठीक ना। तो हम बात कर लेते हैं पूरे की, ठीक है। जब pH मान की बात करते हैं 7 से ज़्यादा, pH मान 7 से लेस और pH मान इक्वल टू 7, जब ज़्यादा होगा तो ये क्षार होता है, कम होगा तो यह अम्ल होता है, और इक्वल है जिसका मतलब उदासीन है, उदासीन है, ठीक है। देख लो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये अम्ल होगा। 7 से कम का है इसलिए क्या होगा, अम्ल हो जाएगा, ठीक ना। ये 20 क्वेश्चंस हमारे क्या होते हैं भैया, क्लियर होते हैं, ठीक ना। अब ये 20 क्वेश्चंस के हिसाब से आप मत पढ़ा करो, हमने कई बार आपसे कहा है, ठीक ना। कम से कम इसमें 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना। क्योंकि हम लोग कई और जो ऑप्शन है उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक ना। तो ये 20 क्वेश्चन नहीं, अधिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक ना। चलिए अच्छा, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप क्या करिए, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अच्छा।